नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। इस साल हम 1971 में लड़ी हुई भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती हम मना रहे हैं, उसकी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये आज़ाद भारत का स्वर्णिम पल था। ये वो समय था जब हमने युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण विजय दर्ज करी थी और आज की पीढ़ी को उस विजय से, उस युद्ध के बारे में अवगत कराने के लिए इंडीड फाउंडेशन ने ये श्रृंखला चालू करी है, जिसमें हम उस युद्ध में भारतीय सेना के वीर सेनानियों ने, जिन्होंने उस युद्ध में हमारे को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन सेनानियों से, चुने हुए सेनानियों से हम उन योद्धाओं से हम इंटरव्यू करेंगे और इस श्रृंखला को हम युवा पीढ़ी से और सभी भारतीयों से साझा करने की एक छोटी सी हमारी कोशिश है। ये योद्धा हमारे असली हीरो हैं और हम सब इनके ऋणी हैं, इन सेनानियों के ऋणी। इस सीरीज का बेसिकली दो पर्पज है। एक तो हम ये चाहते हैं कि उस युद्ध के पलों को, उसको दोबारा याद करें, उस जीत को हमने कैसे दर्ज किया, उससे क्या सीख मिली और कैसे इन योद्धाओं ने ऐतिहासिक जीत हमें दिलाई, उस चीज को हम युवा पीढ़ी से और सभी से हम साझा करें, उसको दोबारा जीने की, उस गौरव के पल को हम दोबारा लाइव जीवंत करें। दूसरा और सबसे अहम ये है कि चरित्र निर्माण इंडीड फाउंडेशन ये समझता है कि शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा है और युवा पीढ़ी में स्कूल स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे ऑडियंस है, बेनिफिशियरी है, उन सबको अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, उनमें आत्मविश्वास बिल्ड करना, उनको अनुशासित करना और सबसे अधिक राष्ट्र भावना को, देश प्रेम को उनमें उजागर करना, ये हमारे दो लक्ष्य हैं। तो आज हमारे साथ है टीना मैम, हमारी सीनियर मेंटर, वो ये इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगी और मुझे खुशी है कि इस सीरीज के सबसे पहले उसमें कर्नल दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं, जो कि उस युद्ध में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। आगे में टीना मैम। थैंक यू विक्रम। इस युद्ध में जहां भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, वहीं बांग्लादेश के रूपरेख ने देश का जन्म हुआ। ये युद्ध हमारे वीर सैनिकों की वीर गाथाओं से भरा हुआ है। ऐसे ही शख्स हमारे बीच आज हैं। कर्नल दिग्विजय सिंह, सेना मेडल गैलेंट्री, belonging to the 6th Battalion of the Rajput Regiment. Welcome, sir. It's great to have you here with us. सर, हम शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से। आज आप हमें अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। जरूर। मेरा जन्म मार्च 1947 में बीकानेर में हुआ था। मैं अपने 6 भाई और मैं से चौथा नंबर हूँ। मेरे फादर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे। मेरे ग्रैंडफादर की आंखें नहीं थी और लेकिन उन्होंने आंखें न होते हुए भी हम लोगों की शिक्षा पे बहुत जोर दिया और मैं बीकानेर में ही अपनी प्राइमरी एजुकेशन मैं वहीं पढ़ता रहा। उसके बाद मेरे फादर के जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुए वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए उनके साथ चला गया और बाद में मेरा सूरतगढ़ में मेरे फादर असिस्टेंट कमिश्नर थे कॉलोनाइजेशन में। वहाँ पर मेरी उम्र कोई 13 साल की थी, जहाँ से मैंने अपना स्पोर्ट्स लाइफ स्टार्ट करी। मैं फुटबॉल का खिलाड़ी था और फुटबॉल खेलते खेलते जब मैंने हायर सेकेंडरी पास करी, तब मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के जो कोच थे भगवान सिंह, उन्होंने मेरे को बोला कि आप गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आ जाओ, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो आप अकेले खिलाड़ी होगे, लेकिन अजमेर में आके खेलोगे तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आप जो है काफ़ी इसमें ऊंचे जा सकते हो। तो मैं फिर अजमेर चला गया। फुटबॉल के खिलाड़ी होते हुए भी मेरे को बास्केटबॉल खेलनी पड़ी। उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। मेरी हाइट छोटी थी, तो जब हमारे मैं हॉस्टल में रहता था, वहीं पे बास्केटबॉल कोर्ट था। तो जब मैं बास्केटबॉल कोर्ट में एंटर करने लगा तो एक बहुत लंबे लड़के ने मेरा हाथ पकड़ के पीछे खींच दिया
बोले ये तुम्हारा काम नहीं है, ये लम्बों का गेम है। तो मेरे को दिल में उसी वक़्त आ गया कि कुछ भी हो जाए मैं बास्केटबॉल ज़रूर खेलूँगा, और मैंने हॉस्टल के ग्राउंड में खेलना शुरू कर दिया। चाँदनी रात में भी मैं बॉल लेके और शूटिंग की प्रैक्टिस करता था, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैंने वहाँ पे स्टैमिना बिल्डिंग करी, और धीरे-धीरे इन्हीं लोगों को खेलते-खेलते, देखते-देखते मैं खेलने लग गया। और जब हमारे कोच ने मेरे को एक बार खिलाया इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में, तो उन्होंने मेरी वीकनेस दूर करी और मेरे को अच्छा खिलाड़ी बनाया, और मैंने 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से बास्केटबॉल खेला। फुटबॉल तो खेलता ही था, और 1968 में मैंने राजस्थान रिप्रेजेंट किया नेशनल बास्केटबॉल उसमें चैंपियनशिप में। तो उन दिनों में जितने भी जो स्पोर्ट्स थे उसमें सर्विसेज की टीम, सर्विसेज मतलब आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, इनकी टीम हमेशा जीतती थी और ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। तो मेरे मन में यही आता था कि मैं भी आर्मी में जाऊं और सर्विसेज के लिए खेलूं तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे करते करते, हालांकि ग्रेजुएशन के बाद में मैंने फिर शॉर्ट सर्विस में अप्लाई किया। मेरी एज भी काफ़ी हो गई थी, और पहले ही इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और ओटीएस मद्रास, उस वक़्त जो आजकल ओटीए चेन्नई है, ओटीएस मद्रास था, वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ मैंने 10 महीने की ट्रेनिंग ली और 6th बटालियन द राजपूत रेजिमेंट में कमीशन पाया। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, आर्मी क्यों मैंने जॉइन करी। And there's one picture of yours which आपने share करी है, where you are in uniform, and is that your daughter who's also in uniform? हाँ, मेरी डॉटर जो है ये चाहती थी कि हमारे बच्चों में से कोई आर्मी जॉइन करे। मेरा सन उस वक़्त बहुत छोटा था, और उसने क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया था, तो उसने फिर अप्लाई किया शॉर्ट सर्विस। उस वक़्त ये विमेन की कमीशन शुरू ही हुए थे। तो 99 में वो सेलेक्ट हो गई, और मैकेनिकल इंजीनियर्स में उसको कमीशन मिला। हालाँकि वो आर्ट्स स्टूडेंट थी, साइंस स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी उसको ईएमई में कमीशन मिला। और उस वक़्त लेडीज़ के लिए आर्मी में बहुत कम फैसिलिटीज़ होती थी। तो तो उनके लिए बाथरूम्स नहीं होते थे। वो काफ़ी प्रॉब्लम होने के बाद उसने 5 साल नौकरी करके और फिर आर्मी छोड़ दी। तो अभी वो एमबीए करके। जी। So in 1971 के वॉर में you were आपको जनरल दिग्विजय सिंह, आपको 13 मेडल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। So what was that हाँ, particular in the war जो इसके कारण आपको इसके ये मेडल दिया? हाँ, हुआ ये था कि सिलट हमारा डिवीज़न का टारगेट था कि सिलट हमको कैप्चर करना था। सिलट एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, ईस्टर्न पाकिस्तान की सबसे ईस्टर्न वो डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे त्रिपुरा के साथ लगती है। तो हम लोग सिलट के साउथ से अ, एंटर किए ईस्ट पाकिस्तान में। इनिशियल में क्या होता था कि वहाँ पे टी गार्डन्स बहुत थे। तो हमारे टारगेट शुरू में टी गार्डन्स थे जिनको हमने कैप्चर किया, और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली उनको होल्ड किया हुआ था। फिर भी हम लोगों ने टी बुशेस के बीच में से अटैक करना भी बहुत मुश्किल होता था, और सिंगल जो गोट ट्रैक्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर ही हमको जाना पड़ता था। उनको वो अच्छी तरह से कवर करके रखते थे। लेकिन हमारे जो तोपखाना था जिसको हम आर्टिलरी बोलते हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से उनको फायर करके, हमारी भी इन्फेंट्री मोटर्स उस पे गोलाबारी करके उनका सिर नीचे करते थे, और हम लोग जाके अटैक करके और कैप्चर कर लेते थे। इस तरह से हम साउथ से नॉर्थ की तरफ एडवांस कर रहे थे। तो सबसे जो उनकी तगड़ी पोज़ीशन थी वो थी कलौरा, जहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने सिविलियंस को लगा के अपने मोर्चे बनाए थे। इवन 8 मंथ्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को उन्होंने वहाँ पे लगा रखे थे, और उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। और उसके ऊपर जब हम अटैक करने के लिए पहुँचे तो उस दिन वहाँ पे एयर फ़ोर्स आ गई, हमारी एयर फ़ोर्स। ये थी 5th अ, दिसंबर की बात। एयर फ़ोर्स ने सिर्फ़ 2 चक्कर उनकी डिफेंस के ऊपर से लगाए और वो सब भाग गए वहाँ से, डर के मारे कि खुदा का बच्चा आ गया, ऐसे करके। उसके बाद में हमने बिना लड़े अटैक तो किया, लेकिन वहाँ कोई फायर नहीं था। तो कलोरा को कैप्चर करके उसके बाद में कलोरा से फिर रेलवे लाइन और रोड
सिलट को जाती थी। उसके ऊपर हमने एडवांस किया। उसके नेक्स्ट में 2-3 और टारगेट आए जहाँ पे उन्होंने अपनी छोटी-मोटी टुकड़ियों से होल्ड कर रखी थी पोस्ट, उनको भी हमने अटैक करके और कैप्चर किया। वहाँ से भी वो लोग भाग गए, बहुत कम फाइट करते थे। लेकिन उनकी एक चीज़ थी कि वो जब तक हमारे साथ ऊपर कैजुअल्टी नहीं होती तब तक भागते नहीं थे। वो फायर करते थे, हमारी 2-4 कैजुअल्टी होती थी, उसके बाद ही वो भाग जाते थे। और अभी तक हमने जितने भी अटैक किए वो नाइट में किए, रात में किए। और इस तरह से जब अब 8 दिसंबर को हम फेंचुगंज पहुँचने वाले थे, उससे पहले हमें डिवीज़न हेडक्वार्टर को ये पता लगा कि जो सिलेट में पाकिस्तानी गैरिसन है और उनकी आर्टिलरी है, वो सब ढाका की तरफ चले गए और सिलेट खाली कर दिया है। तो कोर कमांडर के आदेश से हेलीकॉप्टर्स मिले। हेलीकॉप्टर्स में हमारे साथ में जो गोरखा बटालियंस थी, उनको उन्होंने सिलेट में ड्रॉप करना शुरू कर दिया और उनको एक प्लाटून गार्ड्स की भी दी गई। लेकिन जब ये गैरिसन सूरमा रिवर को जहाँ से क्रॉस करते हैं, वहाँ फेरी होती थी। वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमारी दूसरी ब्रिगेड की एक बटालियन ने वो फेरी तबाह कर दी थी। तो ये लोग वापस आ गए सिलेट। जब वापस आए तो उन्होंने इनको हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखा तो उन्होंने आर्टिलरी डिप्लॉय करी और आर्टिलरी से इन्होंने हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायर किया तो उसमें गार्ड्स के एक सेकंड लेफ्टिनेंट शहीद हुए और एक हेलीकॉप्टर हिट हुआ, उसमें 8 और भी जवान थे गार्ड्स के, वो सब शहीद हो गए थे। तभी इन्होंने फटाफट वहाँ ट्रेंचेस खोद ली और उसके अंदर पोज़ीशन ले ली। लेकिन पास में जो ऊँची बिल्डिंग्स थी उसपे पाकिस्तानियों ने चढ़ के उनके ट्रेंच में ही उनको मारना शुरू कर दिया। तब उनके सीओ ने डिव हेडक्वार्टर को अपना सेव आवर सोल करके एसओएस मैसेज होता है, वो भेजा। तो फिर हमारी बटालियन को दोबारा आदेश मिला कि अभी आप ढाका जाने की जगह वापस सिलेट जाओ और गोरखा राइफल्स को लिंक अप करके उनको बचाओ। तो 8 तारीख को हमें गाड़ियाँ दी गई, गाड़ियों में बैठ के हम रवाना हुए। कलौरा तक जब हम आ गए, उसके आगे रोड कंडीशन इतनी खराब थी कि गाड़ियों से हमें और डिले हो सकता था। इसलिए हमने गाड़ियाँ छोड़ दी और पैदल ही रवाना हो गए। 10 दिसंबर की रात को हम लोग फेंचुगंज पहुँचे। फेंचुगंज खुशियारा रिवर के पास में एक बहुत बड़ी उनकी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट वो जगह थी उन लोगों के लिए। तो वहाँ जाके मेरे को रात को टास्क मिला कि आप ये जो रोड ब्रिज है वो तो उन्होंने उड़ा दिया था। रेलवे ब्रिज इंटैक्ट था जो काफ़ी ऊँचा था, एम्बैंकमेंट के ऊपर था और नदी से भी 60 फुट ऊँचा था, पानी से भी 60 फुट ऊँचा वो ब्रिज था। तो मेरे को टास्क मिला कि आप पता करो कि अगली तरफ दुश्मन ने कोई पोज़ीशन ले रखी है या उनकी कोई लोकेलिटी है कि नहीं है। तो मैं रात को वहाँ से रवाना हुआ और मेरे साथ में मेरे अंडर कमांड 40 जवान थे, वो सब मेरे साथ थे। हम रात को चले जा रहे थे, विज़िबिलिटी बहुत पुअर थी, बहुत अंधेरा था। 3 बजे का टाइम था और वहाँ पे उन दिनों में दिसंबर का महीना था तो 4:30 बजे तो दिन उग जाता था, सुबह हो जाती थी। तो हमारा जो नंबर 1 स्काउट था, वो बंकर्स के पास पहुँचा तो बंकर में से आवाज़ आई कि हॉल्ट, कौन आ रहा है? तो उसने बोला कि अरे मुक्ति फ़ौज वालों, हम हैं राजपूत, 6 राजपूत के जवान हैं, हम आ रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी ने मोर्चे में जाके और हेवी मशीन गन और मीडियम मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई, पहले 2 बंकर से। हम लोगों ने भी उधर पोज़ीशन ले ली रेलवे ट्रैक्स के बीच में और वहाँ से फायर की आवाज़ से हमने पता किया कि न सिर्फ रेलवे लाइन के दोनों तरफ बंकर है बल्कि नीचे एक ग्रोव है, वहाँ पे भी उनकी लोकेलिटी है। इस तरह से फिर हमें हमारे कंपनी कमांडर को बटालियन कमांडर ने बोला कि ये लोग क्रॉल करते हुए वापस आएँ और अपने वुंडेड को वापस ले आएँ, किसी भी घायल को हम लोग छोड़ते नहीं है पीछे। लेकिन वो जो जवान हमारा नंबर 1 स्काउट था वो शायद वो शहीद हो गया था और उस तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने पहले अपने घायलों को सबको पीछे लेके आ गए, अपने ऊपर लाद के उनको क्रॉल करके हमारे जवान आ गए। और जब हम इस पार आ गए, लेकिन मैं वहीं रह गया था बीच में जो ये पुल था उसके बीच में एक स्ट्रक्चर था, हाई स्ट्रक्चर था, उसके नीचे हम लोग सेफ थे तो वहाँ वहाँ पर मैं रह गया अपने जो प्लाटून हवलदार और 2-3 सेक्शन कमांडर्स थे और कुछ जवान थे। हम लोग वहीं पे पोज़ीशन लेके रह गए और वहाँ पे हमने एक मीडियम मशीन गन बुलवा ली और हमने बोला कि ये जो बंकर्स में जो लूप होल्स हैं उसमें फायर करो, ताकि वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सके कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से ये हुआ। अब हुआ ये कि ये मेरा अंदाज़ा है कि जब हम
हर अटैक रात को कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये रात को अटैक करेंगे। तो दिन में वो लोग भी सो गए, रात भर जगे हुए थे। और हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने ये बड़ा अच्छा डिसीजन दिया कि यदि सरप्राइज हासिल करना तो तुम दिन में अटैक करो। तो हम लोगों ने अपने जो बचे कुचे जवान थे उनको भी आगे बुला लिया। हमारे आर्टिलरी का जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट कमांडर था, कैप्टन कालरा, वो जब आर्टिलरी का फायर करवा रहा था तो उसके भी कंधे में गोली लगी, वो भी घायल हो गया था। तो इस तरह से फिर हम जो है दोनों लाइन के बीच में मैंने दोपहर में 2:30-3 बजे वापस एडवांस शुरू किया। और बिल्कुल हम जैसे बंदर की चाल होती उस हिसाब से हम क्रॉल करते हुए और इस पार अपने जो जवान सुबह शहीद हो गया था वहां तक पहुंच गए थे। वहां आके मेरे को ये ख्याल आ गया कि अब इन्होंने यदि हमें देख लिया और फायर शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने अपने एक सेक्शन कमांडर जो सबसे आगे था उसको बुला के बोला कि चलो हम ये जो पहले 2 बंकर है इनमें ग्रेनेड लॉक कर देते हैं, और यदि ये खत्म हो जाते हैं तो फिर पुल के ऊपर कोई फायर नहीं होगा तो हम बाकी आदमियों को भी बुला लेंगे। ये करके हमने अपने ग्रेनेड तैयार किए और मैं भाग के अपने लेफ्ट वाले बंकर में मैंने ग्रेनेड लॉक किया और मेरे सेक्शन कमांडर ने राइट वाले में किया। जैसे ही ग्रेनेड की आवाज़ हुई, पीछे वाले बंकरों से जवान उनके निकले और उन्होंने फायर करना शुरू किया, लेकिन हमारे जो मीडियम मशीन गन और लाइट मशीन गन मेरे साथ थी, उससे हमने इन लोगों के फायर किया तो वो लोग भागने शुरू हो गए। और उसी वक़्त जो नीचे ग्रोव में प्लाटून थी, उन्होंने भी एमएमजी से ट्रेसर राउंड चलाए। ट्रेसर राउंड मतलब वो वो था कि विथड्रॉ करो। तो पुल के ऊपर से जितने भी बंकर्स में से ये एनिमी निकल के भागने शुरू किए, तो हमने उनके ऊपर गोलियाँ चलाई और वो लोग काफ़ी लोग तो वहीं गिर पड़े। कुछ लोग तो हमें बाद में 3-3 4-4 किलोमीटर पर जाके डेड बॉडीज़ मिली। उनके गोलियाँ लगने के बाद इतने वो दौड़ के चले गए। उसके बाद जब फायर बंद हो गया तो हमने बंकर टू बंकर सर्चिंग शुरू करी। हर बंकर में इतना राशन था, इतना अम्यूनिशन था कि मैं यही सोचता रहा कि यदि हम यहाँ होते तो शायद विथड्रॉ नहीं करते। लेकिन वो लोग उस वक़्त साइकोलॉजिकली डाउन थे तो वो चले गए। तो लास्ट 2 बंकर्स में हमको 3-3 जवान और मिले इनके, और उन्होंने हाथ खड़े करके बाहर आ गए कि हमें मारो मत, हम आपकी गाय हैं। मैंने कहा अच्छा हमारी गाय है और हमारी भी फायर करती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ख़ैर उन्होंने क्योंकि सरेंडर कर दिया, और तो हमने उनको कुछ नहीं कहा और उनको हमने पीछे भेज दिया अपने बटालियन हेडक्वार्टर्स। और वहाँ से फिर हम लोगों ने सर्चिंग शुरू करी तो हमें कुल अ अ, 26 डेड बॉडीज़ मिली एनिमी की, और इनको सबको हमने नदी के किनारे, कुशेहरा रिवर के किनारे लाके, और वहाँ पे जो उस वक़्त मुफ्ती फ़ौज और सिविलियन आ गए थे, तो उनको हमने बोला कि इनको रिस्पेक्टफुली आप अ, दफना दो या सुपुर्द खाक करो जो भी है। ये कह के, और उसके बाद में हम लोग 1 दिन का वहाँ पे मेरी बटालियन को वहाँ पे मेरी कंपनी को वहाँ रेस्ट मिला, क्योंकि हम लगातार 3 रात से चले आ रहे थे और लड़ाई भी लड़ ली। उसके बाद दूसरी कंपनियों ने आगे एडवांस शुरू किया। उसके आगे एक और जगह थी कोलाबिल, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था। तो वहाँ पे फिर हमारी कंपनी की टर्न आ गई अटैक करने की। उस अटैक में एक तरफ दलदल थी और एक तरफ रेलवे लाइन थी। तो एक ट्रैक था, उसी के ऊपर हमने जाना था। तो जब हम उस ट्रैक पे एक मोड़ था, उसपे पूरे एक्सपोज़ हो गए, तब एनिमी ने फायर किया तो हमारे कंपनी कमांडर के गर्दन के पास से गोली निकल गई और वो घायल हो गए। लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया हमारे जवानों को, जो नीचे पोज़ीशन लिए थे उनको सबको खड़ा करके उन्होंने दोबारा अटैक किया और उस जगह को भी उन्होंने दिन में कैप्चर कर लिया। हमारी उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई थी, करीब 35 हमारे जवान शहीद हो गए थे, और हमारे कंपनी कमांडर जो घायल हो गए थे, उन्होंने घायल अवस्था में ही दुश्मन के कई आदमियों को मारा था। लेकिन वो चौथे दिन बेस हॉस्पिटल में वो भी शहीद हो गए थे, और उनको वीर चक्र मिला पोस्टमस। इस तरह से हमने 14 तारीख की शाम को गुरखास से संपर्क उनसे लिंक अप किया, और हमने कंट्री बोट्स इकट्ठी करके, वहाँ भी जो पुल थे उन्होंने उड़ा दिए थे पाकिस्तानियों ने। तो कंट्री बोट से हमने क्रॉस किया और दुश्मन को घेर लिया। तब तक हमारी आर्टिलरी जो है वो रेलवे लाइन पे, रेलवे कंपार्टमेंट्स में हमने उनको लोड करके आगे लिया है। रेलवे का पूरा इस्तेमाल किया हमारे ऑफिसर्स ने, और उनको आर्टिलरी को डिप्लॉय करके जब हमने एनिमी के ऊपर फायर किया आर्टिलरी का, तब उन्होंने सफ़ेद झंडे बाहर निकाल दिए 15 तारीख को,
और वो लग गया कि इनका कोई विल नहीं है अभी लड़ाई करने का। फाइनली 16 तारीख को उन सब ने सरेंडर कर दिया। हम लोगों ने भी सरेंडर लिया, उनके हथियार वगैरह लिए, और वो सोल्जर्स थे बलूच रेजिमेंट के, जब वो सरेंडर कर रहे थे उनकी आंखों में पानी था। ये असली सोल्जर की निशानी है कि वो सरेंडर करता तो कितना दुखी होता है, क्योंकि उनके अफसर जो थे हमें कहीं नहीं मिले। उन्होंने कहीं भी लड़ाई में हमारे को नहीं मिले। जहाँ भी हम पूछे तुम्हारा अफसर कहाँ है, कि वो तो साहब रात को ही चले गए। तुम्हारे लिए क्या आदेश है कि जब तक लड़ सकते हो तो लड़ो, उसके बाद पीछे आ जाना। तो वो बिल्कुल लड़ाई में थे ही नहीं। उनकी कोई ऑफिसर की कैजुअल्टी नहीं हुई, जबकि हम 3 ऑफिसर्स हमारे शहीद हुए थे और कई ऑफिसर हमारे घायल हुए थे। उसके बाद में जो सिलेट में जो सिविल पब्लिक थी, उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया कि साहब इनको हमारे हैंडओवर करो, इन्होंने हमारे पे बहुत अत्याचार किए हैं, हम इनको मारेंगे। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया और हमारे वो सुरक्षा में थे, तो हमने उनको समझा के वो शांत किया। उसके बाद में मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी कि जितने भी सिविलियन वेस्ट पाकिस्तानीज़ हैं वहाँ पे, चाहे वो पुलिस के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, बैंक के लोग हों, मतलब नौकरी पेशा लोग थे वहाँ पे, उन सबको जो है इवैक्यूएट करने का आदेश मेरे को मिला। तो हमने फिर पाकिस्तान की ही गाड़ियों में उनको लोड करके और गुवाहाटी हम उनको लेके आए, और गुवाहाटी में हमने एक कैंप एस्टेब्लिश किया हमारे जवानों ने। उसमें उनको रखा, और धीरे-धीरे फिर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनको भी हमने इवैक्यूएट किया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी, मार्च में उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, और फिर प्रो पाकिस्तानी लोगों ने उन्हीं के ऊपर अटैक करके अपने, जिन्होंने उनको एक राष्ट्र आज़ाद करके दिलवाया, उन्हीं की उन्होंने हत्या कर दी। तो ये बड़ा एक तो सुखद अनुभव भी था कि हमने एक कंट्री आज़ाद कर दी, और इस आज़ादी के बाद हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल मानेक शाह, उनको फील्ड मार्शल का रैंक मिला, और हमारे जो कोर कमांडर थे जनरल सगत सिंह, कि इनका टास्क था कि जो रिवर है वहाँ पे, जो ब्रह्मपुत्र है, वो आगे जाके उसका नाम चेंज हो जाता है, मेघना रिवर हो जाती है वो। तो इनका टास्क था कि मेघना के आप ईस्ट में रहोगे, वेस्ट में नहीं जाओगे, और ढाका जो है वो मेघना के वेस्ट में था। तो जनरल सगत सिंह ने ये कहा कि जब तक आप ढाका नहीं कैप्चर करोगे, तो ये लड़ाई आप जीत ही नहीं सकते। और उधर याया खान को अमेरिका की 7th फ्लीट ने ये दिया कि आप कुछ दिन होल्ड कर लो, हम अपनी 7th फ्लीट भेज रहे हैं नेवी की, और हम आपको वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन हमारा INS विक्रांत बहुत ही बुढ़ा हमारा शिप था, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसने जाके 7th फ्लीट को भी रोक दिया, और उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकते जब तक कि आप हमारे से नहीं लड़ाई लड़ते। अमेरिका इंडिया से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन तब तक जनरल सगत सिंह ने हेलीकॉप्टर्स में एक गार्ड्स बटालियन, जिनके CEO जनरल हिम्मत सिंह थे, बाद में जिन उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल हिम्मत सिंह थे, ये पूरी गार्ड्स बटालियन हेलीकॉप्टर से उन्होंने उतार दी। तो उन्होंने जाकर ढाका को कैप्चर किया, और ये 16 तारीख को इन्होंने सरेंडर कर दिया। 95,000 सोल्जर्स ने हमारे को सरेंडर किया। नागालैंड में फिर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हमें मिलने आए, और उन्होंने हमारे बटालियन ने जो काम किया था उसकी बहुत तारीफ करी। फिर वो दिल्ली गए, वहाँ हमें 2 वीर चक्र और 2 सेना मेडल इस पूरी बहादुरी के लिए मिले, और हमारे कंपनी कमांडर और एक मेरा जो नंबर 1 स्काउट था, इनको वीर चक्र मिला, मेरे को और मेरे कंपनी के 2IC को सेना मेडल मिला। इस तरह से हम लोगों ने ये लड़ाई जीती। शेख हसीना जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी, शेख हसीना 71 में लखनऊ में थी, उनके बच्चा होने वाला था। उनको बहुत इज्जत के साथ इंडियन आर्मी ने रखा था। इन्होंने फिर जो हमारा विक्ट्री डे होता है 16 दिसंबर को, वो वहाँ मनाना शुरू किया, और जनरल BK सिंह जब ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उस वक्त उन्होंने 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ा विक्ट्री दिवस, विजय दिवस मनाया था कैलकाटा में। तब इन्होंने मुक्ति फौज के जितने भी उस वक्त के कमांडर्स थे और जवान थे, उनको कैलकाटा में बुला के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, और उनको कश्मीर और ये सारी जो हमारे देखने लायक चीज़ें हैं वो सब दिखाई, उनको पूरा इंडिया में घुमाया। उसके बदले में फिर शेख हसीना ने हम लोगों को इनवाइट किया। तो मैं और मेरी वाइफ हम 2010 में वहाँ विजय दिवस मनाने गए थे। 7 दिन तक इन्होंने हमारे को इतना अच्छा ट्रीट किया, हमें VVIP ट्रीटमेंट में।
तो उसमें जाके हमको महसूस हुआ कि यस, हमने कुछ किया, एक देश को आज़ादी दिलवाई। मैंने अपना लाइफ एन्जॉय किया, अभी मैं 75 ईयर्स का हो गया हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों तंदुरुस्त हैं। हम रोज़ाना योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अपनी सेहत बना के रखते हैं। तो 71 के युग से आज के युवा पीढ़ी को क्या सबक लेने की जरूरत है? मेरा यही है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट होएगी, तो आप अपनी खुद की इज़्ज़त करोगे, आप अपनी रेजिमेंट की इज़्ज़त करोगे, आप अपनी आर्मी की इज़्ज़त करोगे, अपने आप देश की और अपने देश के झंडे की इज़्ज़त करोगे। ये बहुत ज़रूरी है और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही हमने वहाँ पे बिना डर के लड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पे या मेरी फैमिली पे या मेरी रेजिमेंट पे या मेरे देश पे कोई धब्बा लगे। इसलिए हम सीना चौड़ा करके और दुश्मन के हर मोर्चे पे चाहे दिन हो चाहे रात हो, लड़ते रहे। हम 7-7 रात तक सोए नहीं। लेकिन जो हमारे देश को टास्क डिसाइड कर लिया था प्राइम मिनिस्टर ने कि इसको देश को आज़ाद करना, वो हम करके ही माने। तो ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा है करेजियस, करेज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। यदि आप डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। दूसरा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने चाहिए, आप अपने प्रति, अपने जवानों के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति। यदि आपके अंदर ऑनेस्टी है और हर चीज़ आप खुल के बताते हो, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। इस तरह से ये 14 क्वालिटीज़ एक सोल्जर में होती है और इन्हीं 14 क्वालिटीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाती है जो मैं अभी बता रहा था। और यही एसएसबी में देखते हैं कि ये क्वालिटीज़ यदि आप में है तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और अब जो नया ट्रेंड आया है वो ये है कि ये क्वालिटीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो। यदि आप में नहीं है मान लो, तो इट कैन बी इनकलकेटेड इनटू यू। तो अभी ये है कि आप 14 में से यदि 11 या 10 क्वालिटीज़ भी आप में है तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। उसमें वो शर्म की कोई बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ हो गई है। कल ही कई जगहों से पासिंग आउट हुई थी। आईएम में से, ओटीएस में से और गया में इंजीनियर्स की पासिंग आउट हुई थी। इस तरह से कई जगह पे पासिंग आउट हुई, तो बहुत से लोग अभी कमीशन भी प्राप्त कर रहे हैं, जवानों में भी भर्ती हो रही है और लड़कियां भी अभी हमारे जो है ऑफिसर्स भी बन रही है और जो सेंट्रल मिलिट्री पुलिस है उसमें जवानों में भी ये लेडी पुलिस की तरह लेडी मिलिट्री पुलिस भी बन गई है। उसमें भी अभी 100 वैकेंसी है। जो हाइट में अच्छी लड़कियां हैं वो उसमें जा सकती हैं। उसमें सिर्फ मैट्रिक पास की जरूरत होती है और आपको अपना इम्तिहान पास करना होता है, एसएसबी पास करना होता है। मैं तो यही कहता हूँ कि आज युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा तो है कि अपना अ, जितना पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करें और राष्ट्रवाद का ख़्याल रखें, क्योंकि राष्ट्र के आगे कुछ भी नहीं है। तो वो अपना भारत के लिए भारत के लिए काम करें, विदेश में जाने की ना सोचें, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना अभी अ, वो है सब कुछ कि हमारे साइंटिस्ट इतना अच्छा काम करें, हमारा डीआरडीओ इतना अच्छा काम करें और हमारे डॉक्टर्स इतना अच्छा काम करें, हमारे यहाँ नर्सेज़ इतना अच्छा काम कर रही हैं। लेडीज़ जो है वो इतना इनकॉर्पोरेट कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही इसमें नेशन बिल्डिंग में कि आप हैरान रह जाओगे कि इतने अच्छे-अच्छे काम हमारी लेडीज़ कर रही हैं। तो आप वो ना रखें कि भई ये सिर्फ़ लड़कों का ही काम है। ये दोनों बराबरी का काम है और दोनों को कंधा से कंधा मिला के और देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। जो लोग फिट समझते हैं अपने आप को, डिटर्मिनेशन है, उनको ज़रूर आर्मी जॉइन करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रैंक में हो। आप यदि जवान में भी भर्ती हो गए, तो आप अपनी काबिलियत से बाद में ऑफ़िसर्स भी बन सकते हैं। हमारे यहाँ कई अकेडमी हैं जहाँ जवानों से अफ़सर बनाए जा रहे हैं और उसके लिए भी कई रूट जो है वो काफ़ी अभी अ, आसान कर दिए गए हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाएँ, इनकी जानकारी हासिल करें, क्योंकि नॉलेज है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बिना नॉलेज के अंधेरे में भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस चीज़ में भी वो जाना चाहते हैं उसकी पूरी नॉलेज प्राप्त करें और चेष्टा करें, डिटर्मिनेशन रखें, वहाँ ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। Happy talking to you, sir. Vikram, you have anything to say? थैंक यू वेरी मच सर, दिस वाज अमेजिंग एंड आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया।
आपका समय देने के लिए, हमारे साथ आने के लिए, सभी जो लोग ये सुनेंगे इंटरव्यू उनको मोटिवेट और प्रोत्साहित करने के लिए और 71 की यादें ताज़ा करने के लिए, वो वीरता और गौरव की गाथाएं हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद सर, प्रणाम। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।